नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित एकांकी विश्व कन्या, जहां पर हमने अब तक देखा कि किस प्रकार अपराजिता और चंद्रविजय संवाद करते हैं और अपराजिता और चंद्रविजय अब दोनों एक स्वरूप यानी पति पत्नी के रूप में जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अपराजिता कहती है कि मेरी शीर्षमणि बालों में उलझ गई, मैं इसे खोलकर सुलझा लेती हूँ। चंद्रविजय शीर्षमणि का नाम ध्यान में आते ही कहता है कि हमारे यहाँ पर एक कुल में एक परंपरा है। परंपरा यह है कि विवाह के अवसर पर क्षत्रिय पति अपनी वधू के सीमंत में अपने खड्ग की धार से सिंदूर की पहली रेखा अंकित करता है। अपराजिता, क्या इससे रक्त नहीं निकल पड़ता? चंद्रविजय, रक्त का निकलना तो बड़ा शुभ शकुन माना जाता है। साथ ही साथ वह आश्वस्त करता है कि यह वीर क्षत्राणियों और क्षत्रियों की परंपरा है। अगर सीमंत पर खड्ग की धार से घाव भी होता है तो सिंदूर के भरे जाने से वह उसी समय तत्क्षण बंद हो जाता है। और अपराजिता इस तरीके से वहाँ से उठकर शीर्षमणि को चौकी पर रख देती है और सिंदूर के लिए कहती है। इसी में ही अचानक उन सेनापतियों का दोबारा आगमन होता है और वह बाहर से द्वार खटखटाते हैं। सेनापति प्रथम और सेनापति द्वितीय दोनों ही महाराज के कक्ष में आते हैं और अपराध के लिए क्षमा मांगते कहते हैं, अपराध क्षमा हो महाराज, हम आपको कोई कष्ट देना नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थिति ही ऐसी है। महाराज पूछते हैं, क्यों आ गए फिर? ऐसी क्या आवश्यकता ही है जो तुम्हें आना पड़ा, मुझे बताइए। अपराजिता घबराकर पुनः सैया के नीचे चले जाती है। तो सेनापति बताते हैं, महाराज बड़ी विचित्र बात हो गई है। तुर्क के परकोटे पर भार देते हुए सैनिकों ने हमें चौकन्ना कर दिया है और सैनिकों द्वारा हमें यह बताया गया है कि कहीं क्षितिज के आसपास दूर जंगल में महाराज पहले थोड़ा उजाला हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत हो गया। चंद्रविजय कहता है, तुम प्रधान सेनापति हो, प्रहरी ने ऐसा क्या देख लिया कि तुमसे तुम्हारा साहसी विदा हो गया? तो वो बताते हैं कि महाराज इस तरीके का घटनाक्रम हमारे यहाँ घटा है कि वह आग बढ़ी और धीरे धीरे टुकड़ों में फैल गई। तो चंद्रविजय कहता है, मुझे तुम्हारी बुद्धि की पूंजी पर दया आती। तुम दोनों मेरे मुख्य सेनापति हो, 1 और 1 11 होना चाहिए, जबकि 1 और 1 तुम तो 2 भी ना हो सके। इस तरीके से वह अपने सेनापतियों को उनकी वीरता के लिए ललकारता है और उनमें साहस बनने का प्रयत्न भी करता है। पर दूसरा सेनापति भी कहता है, महाराज अलाव एक ही स्थान पर रहता है, लेकिन अब वह अलाव कई टुकड़ों में विभक्त हो गया है और इधर इधर चलने लगा है। तो चंद्रविजय, वहाँ कोई गांव होगा, किसी प्रकार का कोई उत्सव हो रहा होगा और उत्सव हो रहा है इसीलिए तो यह अलाव जल रहा हो, और तुम दुर्ग सुदृढ़ दुर्ग के भीतर हो और तुम विजित हो, तुम्हें अब कोई नहीं जीत सकता, तुम उन्हें जीत चुके हो। तुम्हें न केवल सैनिकों की बल्कि बुद्धिमान सैनिकों की नियुक्ति दुर्ग के चारों ओर करनी चाहिए। अब तुम जाओ, मुझे विश्राम करने दो, और तुम्हें भी तो उसकी आवश्यकता है। पहला सेनापति कहता है, लेकिन महाराज वह प्रकाश बराबर चला आ रहा है और हमारी जीते हुए दुर्ग की ओर ही चला आ रहा है, इससे हमारे संदेश में वृद्धि हो जाती है। चंद्रविजय कहता है, छोटी छोटी बातों पर अपने राजा की दृष्टि में भय भर दोगे तो कहाँ से वह बड़ी बातें देख सकेगा? हमारी वह सेना अतिरिक्त सेना हो सकती है जिसे हम नदी के पार छोड़ के आए थे या गंगा के उस तट पर छोड़ के आए थे। वो कहते हैं, महाराज लेकिन हमारी सेना की जो दृष्टि है, दिशा है, वह दूसरी है, तो हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्होंने दिशा बदल ली हो। लेकिन चंद्रविजय कहता है, दोनों सेनापतियों को वह आदेश देता है कि अब आप जाइए, और व्यक्ति पराजय का निमंत्रण तो दोनों चले जाने के लिए कहते हैं, महाराज चंद्रविजय की जय। तो चंद्रविजय कहता है, जय केवल ध्वनि के लिए नहीं, धारणा भी दृढ़ होनी चाहिए, इसलिए जाओ, परिश्रम से विजय को प्राप्त करो, विश्वास से उस पर जमे रहो, अकारण ही मुझे बाधा पहुँचाने से कोई लाभ नहीं होगा। इस तरीके से वह दोनों को जाने के लिए आज्ञा दे देता है। प्रथम और द्वितीय सेनापति, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए, हम आपको कष्ट न देंगे। पवन में केले से पत्ता कोमल हृदय लेकर हम आए थे, आपके 2 ही शब्दों में हमने अचल पर्वत की स्थिरता भर दी है। इस तरीके से दोनों अभिवादन कर वहाँ से चले जाते हैं, और जाते जाते वह उस शीर्षमणि को देखते भी हैं। इस तरीके से संवाद चलता है। दोनों सजग करने आए थे, इधर अपराजिता और चंद्रविजय विवाह बंधने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।